वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना और जानने का दो प्रकार का स्रोत बताया था, एक अप्रत्यक्ष स्रोत और एक प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोत से स्टार्ट करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ताप संबंधित अनुमान का, यानी कि वैज्ञानिक के अनुसार जब पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पे तापमान में वृद्धि होता है तथा इसका जो वृद्धि दर होता है वो 32 मीटर की गहराई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस मान बढ़ जाता है, जिसे भूतापीय प्रवणता भी कहते हैं। भूतापीय प्रवणता भी कहते हैं। गहराई के साथ तापमान में वृद्धि के बहुत सारे दो प्रमुख कारण को देख सकते हैं, जैसे पृथ्वी में अवशिष्ट उष्मा के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। भूगर्भ में रेडियोधर्मी पदार्थ के उपस्थिति के कारण भी रेडियोधर्मी पदार्थ यूरेनियम, थोरियम या पोटेशियम के समस्थान ये सब को रेडियोधर्मी पदार्थ बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। किंतु अगर पृथ्वी की सतह से केंद्र पे जाने पर लगातार अगर तापमान का जो वृद्धि दर है वो यही रहेगा तो पृथ्वी के केंद्र तक जाते जाते इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि पृथ्वी अपने ही इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि पृथ्वी अपने ही टेम्परेचर के कारण वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो तापमान में वृद्धि अवश्य होता है, लेकिन वो गहराई में तापमान में वृद्धि अवश्य होता है, लेकिन वृद्धि दर में लगातार कमी आ जाती है। वैज्ञानिक ने गहराई के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा में क्रमशः कमी का अनुमान लगाया है, जिसके कारण टेम्परेचर भी कम हो जाता है। पृथ्वी का जो सतह का औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, और जो पृथ्वी के केंद्र का तापमान है उसको हम लोग 6,000 डिग्री सेल्सियस माना गया है अभी वर्तमान में। अब हम लोग बात करते हैं कब टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कब कौन पदार्थ ठोस अवस्था में रहेगा, कौन द्रव में और कौन सा अर्ध ठोस में, यानी कि प्लास्टिक अवस्था में। जब जो प्रेशर है वो टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो पदार्थ ठोस अवस्था में रहेगी, और जब प्रेशर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो द्रव यानी कि पिघला हुआ अवस्था में चला जाएगा। जब दोनों बराबर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बराबर होगा तो उसको हम लोग अर्ध ठोस या प्लास्टिक अवस्था बोलते हैं हम लोग। आप देखिए नेक्स्ट दूसरा जो अप्रत्यक्ष कारण उसमें दाब संबंधित अनुमान के बारे में हम लोग जानते हैं। दाब संबंधित अनुमान ताप संबंधित अध्ययन के आधार पर हम लोग कुछ वैज्ञानिकों द्वारा भूगर्भ में चट्टान की पिघली अवस्था में होने का अनुमान लगाया। यानी कि भूगर्भ का मतलब पृथ्वी के अंदर जो है कुछ चट्टान को पिघली अवस्था में होने का अनुमान लगाया गया है। किंतु चट्टान के जो भौतिक अवस्था है वो तापमान के साथ साथ दाब संबंधित दशाओं पर भी निर्भर करता है। पृथ्वी के ऊपरी परत पृथ्वी के ऊपरी परत जो है परतें चट्टान के निचली परत पर जो लगातार दबाव आरोपित करता है। एक सीमा तक तो दबाव एवं चट्टान के खनिज की गलनांक के मध्य सीधा संबंध होता है, यानी कि दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक पे भी असर पड़ेगा। लेकिन और इसी आधार पर हम लोग जो पृथ्वी के अंदर जो अवस्था चट्टान मौजूद है उसके कौन सा किस अवस्था में सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर प्लास्टिक अवस्था में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा हुआ और टेम्परेचर कम है तो निश्चित ही सॉलिड अवस्था में होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर कम है तो ये हो जाएगा गलित अवस्था में, यानी कि लिक्विड द्रव अवस्था में हो जाएगा। और जब दोनों बराबर होगा तो प्लास्टिक अवस्था बोलते हैं, जैसा कि वो मैंने पीछे भी बताया। अब हम लोग देखेंगे घनत्व संबंधित अनुमान पे। घनत्व संबंधित अनुमान किस तरह लगाया जाता है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर ज्ञात किया गया। किंतु पृथ्वी की सतह की चट्टानों का घनत्व 2.7 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर तक ही प्राप्त होता है। यानी कि औसत जो पूरा अर्थ का जो घनत्व है
औसत घनत्व यानी पूरा अर्थ का हम लोग पूरा पृथ्वी का बात कर रहे हैं, और जो उसका 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, लेकिन उसका जो सतह है ऊपर का, उसका जो घनत्व है वो 2.7 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर तक ही प्राप्त होता है। अतः पृथ्वी के केंद्र की ओर चलने पे इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर चलने पे चट्टान के घनत्व में जो वृद्धि होता है। इसी वृद्धि के लिए दो निम्नलिखित कारण को उत्तरदायी माना जाता है। जैसे एक सीमा तक दबाव आरोपित कर चट्टान के घनत्व में बढ़ाया जा सकता है, यानी कि अगर किसी चट्टान पर लगातार अगर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका घनत्व बढ़ सकता है। प्रारंभ में तो विद्वानों ने गहराई के साथ दबावों में वृद्धि से घनत्व वृद्धि का कारण माना था, लेकिन यदि चट्टान एक सीमा से अधिक दबाव पड़ता है, अगर चट्टान पर एक सीमा से अधिक दबाव पड़ता है तो उसका घनत्व वृद्धि के साथ चट्टान सदैव के लिए विखंडित हो सकता है। यानी कि अगर किसी भी चीज़ को लगातार अगर दबाव बनाएंगे तो वो एक सीमा आएगा जिसके बाद अगर उस पर दबाव आरोपित करते हैं और भी दबाव बनता है तो वो नष्ट हो जाएगा, यानी टूट फूट जाएगा। इस प्रकार हम दबाव या घनत्व इस प्रकार दबाव घनत्व वृद्धि इसी प्रकार हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि दबाव के कारण घनत्व में वृद्धि अवश्य होता है, किंतु घनत्व में वृद्धि का एकमात्र कारण दबाव ही नहीं है, इसके और भी कारण हो सकते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक गहराई के साथ चट्टान में घनत्व वृद्धि के लिए विभेदन की घटना को बल देता है। विभेदन का घटना क्या होता है, ये चाहिए हम लोग जानते हैं। विभेदन की घटना ये विभेदन की घटना क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। विभेदन की प्रक्रिया के अंतर्गत हल्के तथा भारी पदार्थ एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। पृथक का मतलब अलग हो जाते हैं। हल्का और भारी पदार्थ जो है, जो पृथ्वी पे था, भारी और हल्का पदार्थ, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पृथ्वी ठंडे होने के क्रम में घूर्णन गति के अधीन जो पृथ्वी जब ठंडा हो रहा था उसमें घूर्णन गति के अधीन जो पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो उसके अधीन अधिक घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी केंद्र में चले गए, एकत्रित हो गए, और जब हल्के पदार्थ है वो पृथ्वी के परिधीय भाग में आ गए, यानी कि ऊपर आ गए, जिससे पृथ्वी का पदार्थ आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ। पृथ्वी के केंद्र से ऐसे पदार्थ है कि पृथ्वी के केंद्र में ऐसे पदार्थ एकीकृत हो गए जिनका घनत्व स्वयं में ही उच्च था। अतः पृथ्वी के केंद्रीय भाग में लोहे तथा निकेल के निर्मित माना गया, यानी कि लोहे और निकेल से बना हुआ पृथ्वी का जो केंद्र है वो मान लिया गया है। पृथ्वी का ऊपरी भाग को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, उससे नीचे वाला भाग को मेंटल बोलते हैं, उससे और भी नीचे आता है कोर आता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। सबसे ऊपर वाला भाग में सिलिका जो O2 सिलिका का जो मात्रा होता है 77 से 80% होता है, जबकि मेंटल में इसका मात्रा कम हो जाता है, यानी 45% के लगभग में रहता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी के गुरुत्व संबंधित साक्ष्य के बारे में देखेंगे। अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हम लोग एक बार और याद दिला देते हैं कि हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। उसमें अप्रत्यक्ष स्रोत में फिर से एक आया गुरुत्वीय संबंधित साक्ष्य दिखाते हैं हम लोग। देखिए अप्रत्यक्ष स्रोत में गुरुत्व संबंधित साक्ष्य, वही अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। देखिए पर पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को, यानी कि जो जितने भी वस्तु उसको अपनी ओर खींचती है, जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर क्रमशः बढ़ता है, यानी कि जब विषुवत रेखा तो इक्वेटर होता है, उसे हम लोग अगर पोल की ओर जाएंगे यानी कि ध्रुव की ओर जाएंगे तो जो इसका मान है वो बढ़ता है। इसका मान क्यों बढ़ता है वो हम लोग आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व में पाई जाने वाली यह भिन्नता, यानी कि जो इक्वेटर से जो हम लोग पोल की ओर जाते हैं, जिसे गुरुत्व में जो यह भिन्नता आती है, यानी कि बढ़ता है, उसको हम लोग गुरुत्वीय विसंगता कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व की भिन्नता भूगर्भ में पदार्थ के असमान वितरण के प्रदर्शित करता है, यानी कि हम लोग इक्वेटर से जो पोल की ओर जाते हैं, उस जो इक्वेटर यानी विषुवत रेखा से जो ध्रुव की ओर जाते हैं, उसमें जो गुरुत्व में जो भिन्नता पाया जाता है ये दर्शाता है कि पृथ्वी में के भूगर्भ में, यानी पृथ्वी में
पदार्थ का असमान वितरण पर है। जैसे देखिए, जब हम लोग सभी जानते हैं ये पृथ्वी जो है वो ऊपर से थोड़ा दबा हुआ है, नीचे से यानी दोनों साइड से, नॉर्थ और साउथ से, यानी उत्तर और दक्षिण दोनों साइड से दबा हुआ है, और दो हल्का बीच भाग में इक्वेटर के टाइप में हल्का निकला हुआ है, जिसका ये है जो दबा हुआ है, ये पृथ्वी अपना घूर्णन गति के कारण दबा हुआ है। और उस पृथ्वी से ऊपर दबा हुआ है, तो इसके कारण वहाँ वहाँ का जो त्रिज्या होगा वो पोल पर त्रिज्या कम होता है, और जो इक्वेटर पर होता है वो रेडियस यानी त्रिज्या ज़्यादा होता है। अब गुरुत्व और ये जो रेडियस यानी त्रिज्या में जो है सो विपरीत संबंध है। अगर त्रिज्या ज़्यादा रहेगा तो गुरुत्व का मान कम हो जाएगा, और गुरुत्व का मान ज़्यादा, अगर त्रिज्या कम है तो गुरुत्व का मान ज़्यादा हो जाएगा। ये फार्मूला के आधार पर हम लोग अनुमान, ये इस फार्मूला के आधार पर हम लोग जान सकते हैं। लेकिन एक बात है, ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लीजिए रेडियस को ज़ीरो कर दिए तो गुरुत्व का मान जो है इन्फिनिटी हो जाए, नहीं कि इनफाइनाइट हो जाएगा, वैसा नहीं होता। और जब आर का रेडियस का मान ज़ीरो होगा तो गुरुत्व का मान भी ज़ीरो हो जाएगा। हम लोग भू चुंबकत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में अब पढ़ेंगे। पृथ्वी एक डन चुंबक की तरह कार्य करता है, ऐसा हम लोग सभी जानते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पिछले 7 8 9 इस समय बताया ही गया होगा। पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करता है, जिसका जो चुंबकीय क्षेत्र आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है। यह तभी संभव हो सकता है जब भूगर्भ में कोई ऐसा पदार्थ, यह तभी संभव हो सकता है जब भूगर्भ में कोई ऐसा पदार्थ पाए जाते हैं जो चुंबकीय गुण को धारण कर सकता हो। अतः इस आधार पे भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के जो केंद्र के अंदर की में लोहा और निकेल की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। उल्कापिंड संबंधी साक्ष्य। वैसे बता दें कि भूकंप के भूचुंबकत्व के बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग किस किस स्रोत का हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग आएंगे उल्कापिंड संबंधित। अंतरिक्ष में कुछ धात्विक और अधात्विक चट्टान भी टुकड़े पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग अंतरिक्षीय मालवा भी कहते हैं। अंतरिक्षीय मालवा भी हम लोग कहते हैं इसे। यदि ये पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, यानी पृथ्वी के गुरुत्व के यानी पृथ्वी, हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है सो अपना हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। दुनिया में हर एक वस्तु अपनी ओर एक दूसरे वस्तु को खींचता है, लेकिन जो जितना वजन रहता है उसका जितना वो छोटा छोटा वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। इसी कारण से पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन ही वायुमंडल में ये जो उल्का पिंड है वो प्रवेश करती है। जब ये वायु से घर्षण वायुमंडल प्रवेश करती है, वायु से घर्षण खाती है, तो ये जल उठते हैं। और यदि ये वायुमंडल में ही जलकर समाप्त हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं उल्का। ये याद रखिएगा, ये उल्का उसको बोलते हैं जो उल्का पिंड है, जो वायुमंडल में प्रवेश करते ही वायु में घर्षण के कारण वायु से घर्षण के कारण वो जल जाते हैं। किंतु यदि ये आकार में बड़े होते हैं, कि ये आकार में अगर बड़े होते हैं तो ये वायुमंडल में नहीं जल पाते हैं, और ये भूपृष्ठ से आकर टकरा जाते हैं। इन्हें जब ये भूपृष्ठ से आकर टकराते हैं तो इसको हम उल्का पिंड कहते हैं। और जब ये पृथ्वी से टकराते थे, इनका निर्माण भी पृथ्वी के ही समान दशाओं में हुआ है तथा इसके अध्ययन से हमें लोहा की उपस्थिति का पता चला है, जो भूगर्भ में भी लोहा की उपस्थिति को सिद्ध करता है। क्योंकि जो उल्का पिंड का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें लोहा की उपस्थिति का पता चला है, और जो पृथ्वी के समान ही दशा में निर्मित हुए हैं, तो इसका मतलब पृथ्वी में भी लोहे की उपस्थिति का अनुमान सिद्ध होता है। ये याद रखिएगा कि उल्का और उल्का पिंड किसे कहते हैं। उल्का जब वो जल जाता है वायुमंडल में, कोई भी अंतरिक्षीय मालवा या कुछ भी हो, चट्टानी टुकड़ा जो पृथ्वी में अंदर आता है, वो जब वो जल जाता है तो उसको उल्का बोलते हैं। जब वो पृथ्वी से आकर टकरा जाता है तो उसको उल्का पिंड बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे दिखाया, देखिए वायुमंडल में आते आते ये एक उल्का
उल्का जो है वायुमंडल में आते आते यहाँ पे जल गया, तो इसको हम लोग उल्का बोल दिए। और जब ये पृथ्वी पर पहुँच गए तो इसको हम लोग उल्का पिंड बोल दिए। और जब ये टकराता है तो क्रेटर का निर्माण करता है, यानी गड्ढा टाइप का निर्माण करता है। चलिए आप लोग भूकंप संबंधित साक्ष्य के बारे में आप लोग हम जानते हैं। उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि भ्रंश किसको कहते हैं और संधि किसको कहते हैं। जब संधि जब दो चट्टान के बीच में थोड़ा सा दरार सिर्फ आता है एकदम छोटा सा, तो उसको हम लोग संधि बोलते हैं। जब वो दरार के कारण ही दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं, तो उसको हम लोग भ्रंश बोलते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये सब आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा ये सब। देखिए भूकंप का कारण क्या क्या होता है। भूकंप बहुत अन्य कारणों से आता है, जैसे प्राकृतिक कारण से भी आता है, मानव जनित कारण से भी आता है। प्राकृतिक कारण से जो भूकंप आता है, प्राकृतिक कारण से जो भूकंप आता है उसके अंतर्गत बहुत सारे भूकंप को रख सकते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी सारी प्लेट किनारे के कारण आता है, अब सारी प्लेट किनारे के कारण आता है। ये सब हो गया प्राकृतिक कारण, जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जानते नहीं कि अभी सारी प्लेट क्या होता है, अब सारी प्लेट क्या होता है। आगे पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें हम लोग यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। वास्तव में भूकंप पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का भूपृष्ठ पर कंपन के रूप में प्रदर्शन, यानी कि जो भूकंप होता है वो जो पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा संचित होता है, बहुत सारा दबाव के कारण, बहुत सारा क्रिया अंदर में, बहुत सारा जो क्रिया अंदर में चल रहा है उसके कारण जो ऊर्जा संचित होता है, वही कंपन के रूप में पृथ्वी अपना भार प्रदर्शित करती है। पृथ्वी के ऊपरी परत चट्टान निचली परत पर लगातार दबाव बनाता है। हम लोग तो जानते ही हैं, पढ़े भी हैं, जिससे ये चट्टान वहाँ तनाव बनी रहती है, जिससे चट्टानों में हमेशा तनाव बनी रहती है। जब ये आरोपित दबाव इनकी भीमंग सीमा, यानी कि जो सहन की सीमा से जब ज़्यादा हो जाता है, तब चट्टान भ्रंश हम लोग देखें कि कैसे भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश के सहारे टुकड़े टूटकर गतिशील हो जाते हैं तथा इनमें संचित ऊर्जा बाहर रिलीज हो जाते हैं, जो तरंग के माध्यम से भूपृष्ठ पर पहुंच जाते हैं, जो भूकंप को जन्म देते हैं। भूकंप के लिए उत्तरदायी ऊर्जा भूकंपीय ऊर्जा कहलाते हैं, यानी सिस्मिक एनर्जी कहते हैं। जब इससे संबंधित तरंगे भूकंपीय तरंगे कहलाते हैं, सिस्मिक वेग कहते हैं इसको। भूकंप के वह स्थान जहाँ सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा रिलीज होती है, जहाँ से भूकंप रिलीज होता है, यानी कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, उसको फोकस कहते हैं। उसको हिंदी में भूकंप मूल कहते हैं, या हाइपोसेंटर भी कहते हैं। जहाँ से याद रखिए कि भूगर्भ में जहाँ से ऊर्जा रिलीज होता है वहाँ बोलते हैं भूगर्भ में, चाहे वो कहीं भी हो सकता है, उससे फोकस कहते हैं। भूगर्भ में हो, सतह पे से भी कभी कभी ऊर्जा रिलीज होता है विभिन्न कारणों से, जिसके कारण हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। जहाँ पृथ्वी के सतह से जस्ट ऊपर, जहाँ सबसे पहले पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा का अनुभव किया जाता है, उसको एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र बोलते हैं। दोनों में अंतर याद रखिएगा। फोकस किसको बोलते हैं? फोकस जब जहाँ से ऊर्जा रिलीज होना स्टार्ट होता है उसको फोकस बोलते हैं। लेकिन जहाँ सब पृथ्वी के सतह पर, यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग, वहाँ जहाँ सबसे पहले ऊर्जा का अनुभव किया जाता है भूकंपीय ऊर्जा का, उसको हम लोग एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र बोलते हैं। भूकंप के दौरान उत्पन्न तरंगों को सिस्मोग्राफी या सिस्मोमीटर द्वारा, सिस्मोग्राफी ये याद रखिएगा, ये जनरली पूछा जाता है, सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर द्वारा अंकित करते हैं, यानी मापते हैं। अंकित करने का मापते हैं। इन तरंगों के अध्ययन से भूगर्भ के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। भूकंपीय तरंग, जो भूकंप के तरंग ऊपर आते हैं, उसके अध्ययन से हम लोग भूगर्भ के बारे में बहुत सारा जानकारी प्राप्त करते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक होता है भूकंपीय स्रोत। अब हम लोग भूकंपीय तरंग के बारे में जानेंगे। देखिए भूकंपीय तरंगे बहुत सारे, दो प्रकार के जनरली हम लोग देख सकते हैं। इसमें भी आगे अलग अलग प्रकार के आगे देखेंगे। काया पिंड या भूगर्भिक तरंगे, यानी काया पिंड, काया उसी को बोलते हैं, पिंड भी उसी को बोलते हैं, भूगर्भिक तरंग भी उसी को बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बॉडी वेव बोल सकते हैं, वो होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव्स को शॉर्ट में पी लिखते हैं, जिसको आगे हम लोग यूज करेंगे, और सेकेंडरी वेव को शॉर्ट में एस का शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग आगे इसी एस का ही यूज करेंगे। एक होता है धरातलीय तरंगे।
सरफेस वेव बोलते हैं। नाम से ही पता चलता है कि ये कैसे बना हुआ है सरफेस पे। इसमें लॉन्ग वेव तरंगे होता है, जिसको ये दो प्रकार के होते हैं, लव और रैले। ये दो प्रकार के होते हैं, लव और रैले। काया तरंग के बारे में या भूगर्भ या पिंड तरंग के बारे में हम लोग जानेंगे। ये तरंगे जो भूकंप मूल से उत्पन्न होती है तथा भूगर्भ में विभिन्न दशाओं से होते हुए भूपृष्ठ पर टकराते हैं। ये तरंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में सर्वाधिक विश्वसनीय जानकारी देते हैं। जो काया तरंगे जो है या पिंड तरंगे या भूगर्भिक तरंगे, ये पृथ्वी के भूगर्भ जहाँ से उत्पन्न होती है ना, उससे होते हुए विभिन्न दशाओं से गुजरते हुए ऊपर तक पहुँचती है, यानी कि उसको थोड़ा ज़्यादा दूरी तय करके सतह पे आता है, सतह से टकराता है। यह जो है सो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वाधिक जानकारी, विश्वसनीय जानकारी देता है। काया तरंगे जो है सो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि हम लोग जाने हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक तरंगे। अब प्राथमिक तरंग के बारे में जानते हैं। ये सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले रिकॉर्ड हुए थे, इसलिए इसको हम लोग प्राथमिक वेव कहते हैं, ठीक है। और ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जिसमें तरंग की गति की दिशा माध्यम के अणु के कंपन की दिशा के समान होती है। यानी कि जिस तरह अर्थ का जो अर्थ का जो प्लेट है, जिस प्लेट यानी कि जब वो भूकंप रिलीज होती है, तो वो जो अर्थ का जिस दिशा में अर्थ का सतह कंपन करता है, उसी दिशा में जो है इसका वेव है वो गति करता है। इसे हम लोग ध्वनि तरंग से तुलना कर सकते हैं। ये जिस माध्यम से गति करता है वहाँ संपीड़न तथा प्रसार उत्पन्न करता है। यानी कि जिस माध्यम में ये गति करता है, यानी अपना जो माध्यम होता है, विभिन्न सतह से होकर, विभिन्न माध्यमों से होकर जो ऊपर आता है, वो अपने माध्यम में संपीड़न बल यानी कंप्रेस करता है, कंप्रेशन यानी दबाता है, और फिर उसे एक्सपेंशन प्रसार करता है एक ही टाइम में। मतलब प्रसार और कंप्रेशन के लिए ये उत्तरदायी होता है। इसे पुश पुल या कर्षाकर्षी वेव भी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सेकेंडरी वेव के बारे में। अच्छा, इस वेव का जो गति होता है, जिस माध्यम में गति करता है, उसमें घनत्व में भी परिवर्तन कर देता है। यानी जिस माध्यम से ये गुजरता है, उसके घनत्व में भी ये परिवर्तन कर देता है। इसका जो वेग होता है सामान्यतः 8 किलोमीटर पर सेकेंड से 14 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये याद रखिएगा, ये फैक्ट हो गया, ये कोई किसी एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए, इनका जो माध्यम होता है वो रिजिडिटी यानी कि दृढ़ता और घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका जो माध्यम वेग होता है, प्राइमरी तरंग का जो वेग होता है वो माध्यम और घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे देखिए, वेग अगर माध्यम दृढ़ है तो भी वेग बढ़ेगा, अगर घनत्व है तो भी घनत्व ज़्यादा है तो भी वेग बढ़ेगा। ये तरंगे ठोस एवं तरल तीनों माध्यम में गति कर, ठोस द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में गति करते हैं। याद रखिए, प्राथमिक तरंग जो है तीनों माध्यम में गति करते हैं। ये भूकंप तरंगे सबसे कम विनाशकारी होता है। सबसे कम विनाशकारी क्यों होता है? क्योंकि जो इसका जो तरंग का जो गति होता है वो माध्यम के ही दिशा में होता है। यानी कि जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में गति कर रहा था, यानी कि उसके समक्ष ही गति कर रहा है, इसका नुकसान इसका सबसे कम होता है। चलिए, आप द्वितीय तरंग के बारे में जानते हैं। ये तरंगे सिस्मोग्राफ पर पी वेव्स के बाद रिकॉर्ड होती है, इसलिए उसको द्वितीय तरंगे भी कहते हैं। प्राइमरी वेव्स के बाद रिकॉर्ड होता है, इसलिए द्वितीय तरंगे बोलते हैं। ये माध्यम के सिंग और गर्त का निर्माण करता है। सिंग या गर्त जानते हैं, ये देखिए ऊंच नीचे ये सिंग या गर्त का निर्माण करता है। लेकिन प्राइमरी वेव से ये सीधा चलता था, वो माध्यम के कण की दिशा में ही चलता था। ये दोनों में अंतर है। सिंग ऊपर वाले बोलते हैं, गर्त नीचे वाले को बोलते हैं। सिंग और गर्त का निर्माण करता है, अतः ये अनुप्रस्थ तरंग है। ये लंबवत कंपन करते हैं ये तरंगे, सेकेंडरी वेव जो है सो। अब देखिए, इसका जो वेग होता है वो कम हो जाता है। उसका वेग था 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका 4 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका वेग जो दृढ़ता व घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन ये जो है सो केवल ठोस माध्यम में गति करते हैं। याद रखिएगा, सेकेंडरी वेव जो है सो केवल ठोस माध्यम में गति करते हैं। ये द्रव और गैस में विलुप्त हो जाती है। ये बी तरंग की तुलना में अधिक विनाशक होता है। बताए अधिक विनाशक, एक तो इसका वेग कम होता है, जितना देर रुकेगा उतना देर ये नुकसान पहुंचाएगा। ऊपर से ये ऐसे गति करता है, ऐसे गति कर सकता है, तो जानते ही एक सिंह गर्त का निर्माण करता है, जिससे ज़्यादा नुकसान होगा। आप देखिए, हम लोग धरातलीय तरंग हो गया, वो
काया पिंड के बारे में 2 प्रकार थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे धरातलीय तरंगे, यानी जो पृथ्वी की सतह पे उत्पन्न होता है उसको हम लोग धरातलीय तरंगे कहते हैं। ये क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, ये हम लोग आगे जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और प्लेट की गति के बारे में पढ़ लेंगे तो आगे अच्छी तरह से जानेंगे। ये सिस्मोग्राफ पे काया तरंग के पश्चात रिकॉर्ड होती है। धरातल तरंग जो है सिस्मोग्राफ एक डिवाइस होता है, सिस्मोग्राफ एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग भूकंपीय तरंग को मापते हैं। ये जो है सो काया तरंग के बाद इसका रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। ये चट्टान ये काया, इनकी उत्पत्ति जो होता है धरातलीय तरंग का पृथ्वी की सतह पर काया तरंगे यानी कि जो पहले पड़े हैं और तथा चट्टान के अनुजय क्रिया के स्वरूप होता है। ये तरंगे पृथ्वी पर सर्वाधिक दूरी तय करती है, अतः इन्हें दीर्घ लॉन्ग वेव तरंग भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर सर्वाधिक दूरी तय करते हैं, इसे लॉन्ग वेव तरंग भी कहते हैं। इनका वेग भी कम हो गया, सामान्यतः 1.4 किलोमीटर पर सेकंड से 3 किलोमीटर पर सेकंड तक ही होता है। ये तरंगे 2 प्रकार के हो सकते हैं, हम जैसा कि हम लोग देखे थे, एक लव बोलते हैं, एक और रेले बोलते हैं। लव तरंग के माध्यम से अगल-बगल धक्का देती है, यानी कि अगल-बगल धक्का देते हुए ये गति करती है, जबकि रेले तरंगे दिक्वृत्तापात पर गति करती है। दिक्वृत्तापात गति करने का मतलब हम लोग देख, जब हम लोग पानी में कुछ ढेला-वेला टाइप का बिकते हैं तो वो जो गति होता है उसका वेग, जो एक सिंक का गर्त बढ़ता है, सेम वैसा ही ये तरंगे तीनों माध्यम में गति करते हैं। धरातलीय तरंगे जो है ये तीनों माध्यम में गति करते हैं। ये सर्वाधिक विनाशक होते हैं। धरातलीय तरंगे एक तो धरातल पे ही उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण इनका ऊर्जा से ज़्यादा पूरा का पूरा ऊर्जा यहीं पे रहता है। कहीं पूरा का पूरा ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह पे ही रिलीज होता है, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा विनाशक होता है। इसका वेग भी कम होता है, ये रुके हुए ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसके कारण अपलोड करने में दिक्कत हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भूकंपीय तरंगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान। यहीं से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।